दो भाई बलराम और सागर पूरे 10 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे। एक दशक पहले दोनों रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर गए थे, मगर तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि एक झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पूरे 10 साल कैद में गुजारने के बाद आज ही उन्हें जमानत नसीब हुई थी। जेल से निकलते ही उनके जहन में बस एक ही बात थी, किसी भी सूरत में घर पहुंचना और अपने माँ बाप को देखना। दोनों भाई बस स्टैंड पर खड़े व्याकुलता से बस का इंतजार कर रहे थे। आंखों में घर लौटने की चमक थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी छिपा था। 10 साल बाद पता नहीं घर किस हाल में मिलेगा। सागर, यकीन नहीं होता कि आज हम सच में अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जब गांव छोड़ा था तो सोचा था बस कुछ महीने काम करके लौट आएंगे, पर किस्मत ने हमें ऐसी सजा दी कि पूरे 10 साल जेल में निकल गए। हाँ भैया, कई बार तो लगता था हम अपना गांव दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। जेल में जब भी रात को आंखें बंद करता, गांव की तस्वीरें सामने आ जाती। माँ का चेहरा, बाबूजी की आवाज, हमारा वो पुराना घर, सब कुछ जैसे आंखों के सामने घूम जाता। सागर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने सड़क की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस भरी। भैया, पता नहीं माँ अब कैसी दिखती होंगी। 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर भी पहचान ही ना पाएं। माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती सागर। हम कितने भी बदल जाएं, वो हमारी आवाज सही पहचान लेगी। बस एक ही डर सताता है कि कहीं माँ बाबूजी हमारा इंतजार करते करते। भैया, ऐसा मत बोलिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि घर पहुंचूं और माँ वहां ना मिले। ठीक कहता है, आज हमें बस घर के बारे में ही सोचना है। अगर माँ बाबूजी मिल गए तो उनके चरणों में बैठकर सब कुछ बताएंगे, और अगर उन्होंने इतना इंतजार किया है तो अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। भैया, अपना गांव भी न जाने कितना बदल गया होगा। पुराना तालाब, बरगद का पेड़, स्कूल वाली गली, पता नहीं अब कुछ वैसा बचा भी है या नहीं। गांव बदल गया होगा सागर, पर हमारी यादें नहीं बदली। घर चाहे जैसा भी हो, हमारे लिए वो हमेशा सबसे खूबसूरत जगह रहेगा। आखिर वहीं तो हमारा बचपन बीता है। भैया, अगर माँ ने हमें देखते ही पहचान लिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। 10 सालों से बस यही इंतजार कर रहा हूं कि उसके सामने बैठकर बातें करूं। रो लेना सागर, आज अपने आंसू मत रोकना। 10 साल का दर्द है, आज सब बाहर निकल जाने दे। और अगर माँ ने पूछा कि इतने सालों तक कहां थे, तो बताएंगे, माँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। हमें एक झूठे केस में फंसाया गया था। हर दिन तुम्हारे पास लौटना चाहते थे, मगर लौट नहीं पाए। भैया, बस एक बार माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना है। जेल में सबसे ज्यादा उसी की कमी खलती थी। मिलेगा सागर, जरूर। और बाबूजी से भी माफी मांगेंगे कि इतने साल उनसे दूर रहे। अब जो भी वक्त बचा है उनके साथ ही गुजारेंगे। तभी दूर सड़क पर एक बस नजर आई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भैया, लगता है हमारी बस आ गई। हाँ सागर, शायद यही है। बस आकर दोनों भाइयों के सामने रुक गई। भैया, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। लग रहा है जैसे हम बस में नहीं बल्कि 10 साल पीछे अपने बचपन में लौट रहे हैं। चल सागर, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। 10 साल बाद हमारा घर हमें पुकार रहा है। दोनों भाई बस में सवार होकर अपनी सीट पर बैठ गए। बस धीरे धीरे स्टैंड से निकलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वो घने सुनसान जंगल के बीच आकर रुक गई। बाहर हर तरफ गहरा अंधेरा फैला था। दूर दूर तक न कोई मकान दिख रहा था, न किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे, ये कौन सी जगह है? बस यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ तो कोसों दूर तक कोई बस्ती तक नजर नहीं आ रही। बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, पर अभी बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह होते ही बस रवाना होगी। पर भाई साहब, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। 10 साल बाद घर जा रहे हैं।
क्या कोई और बस या साधन नहीं मिल सकता? अगर इतनी जल्दी है तो सामने वाले रास्ते से निकल जाओ। थोड़ा आगे जाने पर एक गांव मिलेगा, वहां से कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, पर हम तुम्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकते। सागर, हम 10 साल से घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब मौका मिला है तो एक पल भी बर्बाद नहीं करना। बस के भरोसे सुबह तक बैठना मेरे बस की बात नहीं। चल, सामने वाले रास्ते से ही निकलते हैं। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। इतने साल इंतजार किया है, अब कुछ घंटे और झेलने की हिम्मत नहीं। पता नहीं माँ बाबूजी किस हाल में हमारी राह देख रहे होंगे। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। दोनों भाई उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। पीछे बस की रोशनी कुछ देर तक दिखती रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। अब दोनों भाई बिल्कुल अकेले थे। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की डालियां हवा के साथ झूल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सागर ने पीछे मुड़कर देखा। भैया, पीछे तो अब बस भी नहीं दिख रही। रास्ता भी इतना सुनसान है कि समझ नहीं आ रहा हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। डर मत सागर, कंडक्टर ने बताया था ना कि आगे गांव मिलेगा। बस थोड़ा और चलते हैं। गांव पहुंचकर रास्ता पूछ लेंगे, फिर किसी तरह बिनागर स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़ लेंगे और सीधे गांव चले जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते रहे। रात और गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक सागर की नजर सड़क किनारे दूर टिमटिमाती एक हल्की रोशनी पर पड़ी। भैया, वो देखिए, वहां कुछ दिख रहा है। अरे, इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान, और वो भी इतनी रात को खुली हुई। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भैया। यहां तो दूर दूर तक कोई मकान नजर नहीं आता। फिर इस जंगल के बीचों बीच इतनी रात में चाय की दुकान चलाता कौन है? जो भी हो, हमें रास्ता भी पूछना है और इतनी देर से चल भी रहे हैं तो एक कप चाय पी लेते हैं। शायद दुकानदार बिनागर स्टेशन का सही रास्ता बता दे। हाँ भैया, चाय भी हो जाएगी और थोड़ा दम भी ले लेंगे। अगर उसने सही दिशा बता दी तो स्टेशन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोनों भाई धीरे धीरे उस चाय की दुकान की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचते, चाय की खुशबू और तेज होती जाती। पर एक बात बड़ी अजीब थी। इतनी वीरान जगह होने के बावजूद दुकान के बाहर एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। दोनों भाई दुकान के सामने आकर रुक गए। तुम दोनों कौन हो बेटा? इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कहाँ निकले हो? काका जी, हम दोनों अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में बस खराब हो गई, इसलिए पैदल निकलना पड़ा। हमें बिनागर स्टेशन जाना है। वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे गांव पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि जिस स्टेशन पर जाना चाहते हो वो सालों से बंद पड़ा है? वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती, बस एक को छोड़कर। ये कैसे हो सकता है काका जी? अगर वहां ट्रेन आती है तो हम उसी से अपने गांव निकल जाएंगे। बस किसी तरह स्टेशन तक पहुंचना है। बेटा, जो भी उस ट्रेन से सफर करने गया आज तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों काका जी? ट्रेन तो आखिर ट्रेन ही होती है। उसका काम तो यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाना ही है। फिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है? ये बात तुम्हें तभी पता चलेगी जब उसमें बैठोगे। स्टेशन यहां से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। सीधे सामने वाले रास्ते से चले जाओ, स्टेशन खुद ब खुद दिख जाएगा। सागर ने काका की बात तो सुन ली, पर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दोनों भाई बिना चाय पिए ही वहां से निकल पड़े। भैया, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? दुकान में एक भी ग्राहक नहीं था। इतनी रात, इतनी सुनसान जगह, फिर भी दुकानदार ऐसे बैठा था जैसे हर रात यूं ही लोगों का इंतजार करता हो। न जाने क्यों उसकी बातें भी मुझे ठीक नहीं लगी। हाँ, मुझे भी कुछ अटपटा लगा था, पर अभी हमारा एक ही मकसद है, घर पहुंचना। 10 साल इंतजार किया है सागर, अब किसी डर की परवेसिव से पीछे नहीं हटेंगे। चल, जल्दी स्टेशन पहुंचते हैं। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर एक पुरानी सी इमारत नजर आई। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उनके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ने लगे। वो एक स्टेशन था,
मगर पूरी तरह वीरान। न कोई यात्री, न कोई कर्मचारी, न किसी दुकान की रोशनी। भैया, क्या यही बिनागर स्टेशन है? शायद काका जी ने भी यही रास्ता पेंचा। तभी अचानक दूर से ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दोनों भाई चौंक कर पटरी की ओर देखने लगे। अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। किस्मत अच्छी है सागर, स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन भी आ गई। चल जल्दी चढ़ जा। बिना ज्यादा सोचे समझे दोनों भाई ट्रेन में सवार हो गए। अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। दूर दूर तक कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक सीट पर जाकर बैठ गए। भैया, ट्रेन में तो कोई भी यात्री नहीं है। अजीब बात तो है, पर अभी बस घर पहुंचना जरूरी है। बैठ जा। ट्रेन चल पड़ी। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर 4। मगर ट्रेन न किसी स्टेशन पर रुकी, न उसकी रफ्तार धीमी हुई। सागर बार बार खिड़की से बाहर झांकने लगा। भैया, कुछ तो गड़बड़ है। इतने घंटे बीत गए, गांव तो दूर, अब तक हमें कई स्टेशन पार कर लेने चाहिए थे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खिड़की से बाहर देख, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। दोनों भाई घबराकर खड़े हो गए। कुछ ही पलों में ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर आकर रुक गई। दरवाजे खुल गए। बाहर गहरा अंधेरा पसरा था। चल नीचे उतर कर देखते हैं, शायद कोई स्टेशन मास्टर या कर्मचारी मिल जाए। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई और ट्रेन। बस एक पुरानी टूटी बेंच और सामने लटका एक जंग खाया बोर्ड। सागर धीरे धीरे उस बोर्ड के पास गया। उस पर लिखा था, जो यहां आया वो फिर कभी वापस नहीं गया। भैया, ये क्या लिखा है यहाँ? पता नहीं सागर, पर हमें यहां से फौरन निकलना होगा। दोनों भाई वापस ट्रेन की तरफ दौड़े, मगर ट्रेन वहां थी ही नहीं। जिस जगह अभी कुछ पल पहले ट्रेन खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली पटरी बची थी। दोनों भाई घबराकर चारों तरफ देखने लगे। दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। थक हारकर वे वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। भैया, अब हम क्या करें? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तक नहीं दिख रहा। पता नहीं सागर, शायद ट्रेन वापस आ जाए। हमें यहीं इंतजार करना होगा। दोनों भाई बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, मगर रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सागर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। भैया, घड़ी में अभी भी वही समय दिख रहा है जो स्टेशन पहुंचते वक्त था। दोनों भाई एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखने लगे। फिर भी घर लौटने की आखिरी उम्मीद उनके भीतर बाकी थी। दोनों वहीं बैठे किसी और ट्रेन का इंतजार करते रहे, पर वक्त जैसे वहीं थम गया था। न कोई ट्रेन आ रही थी, न रात गुजर रही थी। सागर ने कई बार घड़ी देखी, पर समय एक ही जगह अटका रहा। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि शायद वे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां से लौटकर कोई वापस नहीं जाता। अब सवाल यही था, क्या बलराम और सागर कभी अपने घर पहुंच पाएंगे? क्या उनकी माँ बाबूजी अब भी उनकी राह देख रहे होंगे? या फिर 10 साल बाद घर लौटने की उनकी आखिरी उम्मीद भी इसी रहस्यमयी स्टेशन पर दम तोड़ देगी? आखिर उस ट्रेन ने दोनों भाइयों को यहां क्यों पहुंचाया था? आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।